नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और इस क्रम में हमने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ा था और उसके बारे में एक अच्छी समझ विकसित कर ली थी। अब उससे अगले अध्याय पर हम चलते हैं, जो कि है भारतीय संविधान की विशेषताएँ, यानी भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएँ हैं और उनकी आलोचना किस मुद्दे पर की गई है, यानी किस विषय पर उनकी आलोचनाएं की गई है तथा भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं हम उनके संदर्भ में आज बात करेंगे और अच्छी समझ को जानेंगे। आइए दोस्तों, पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों, संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित जैसा कि अमेरिका का संविधान है और एक होता है अलिखित जैसा कि ब्रिटेन का संविधान है। तो दोस्तों, भारत का संविधान भी लिखित संविधान है और उसमें भी सबसे लंबा है, यानी विश्व में इससे लंबा लिखित संविधान और किसी देश में नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है कि भारत में प्रादेशिक भौगोलिक विभिन्नता है और जातिगत विभिन्नता है। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए भारत की ये जो संविधान है वो भी विशाल है। जब संविधान पारित हुआ था 1949 ईस्वी में, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभक्त थे और उनमें 8 अनुसूचियाँ भी थी, जो कि आज बढ़ कर के 450 से ऊपर अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची हो गई है। यानी कि इस प्रकार जो बृहत भारत का संविधान है, जो सबसे बड़ा है दुनिया में, और किसी देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है। ये भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं कि भारत में संविधान बनाने वक्त हर एक क्षेत्र, हर एक भौगोलिक क्षेत्र, हर एक प्रकार के व्यक्तियों को ध्यान में रखा गया है और उनके लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद है दोस्तों नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता एवं अनम्यता कहने का अर्थ है कि नम्य कानून वो होता है जिसके संशोधन में ज़्यादा प्रक्रियाओं का पालन न करना पड़े, यानी जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जबकि अनम्य संविधान वो होता है जिसमें संविधान के संशोधन के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया हो, जटिल प्रक्रिया हो, जैसा कि अमेरिकी संविधान के संबंध में है कि वो एक अनम्य संविधान है। वहाँ यानी अमेरिका में जो संविधान है उसका संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है, यानी उसकी प्रक्रियाएं इस प्रकार जटिल है कि उसमें संशोधन करना संभव नहीं लगता है। और नम्य संविधान जैसा कि ब्रिटेन का संविधान है उसमें संशोधन करना बहुत ही आसान है, यानी उसमें जिस तरह आम विधेयकों को पारित किया जाता है उसी प्रकार संविधान संशोधन के विधेयक को भी पारित कर लिया जाता है। भारतीय संविधान में दो प्रकार के संशोधन की चर्चा की गई है। एक है विशेष बहुमत द्वारा, यानी जो सदन है उसके 2/3 बहुमत के द्वारा उस विधेयक को पारित कर लिया जाएगा, और एक उससे भी विशेष है, उसमें सदनों के 2/3 बहुमत तो आवश्यक ही है, उसके अलावे आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी आवश्यक है। इसके अलावे जो कुछ संशोधन हैं जो आम तरीके से पारित कर लिए जाते हैं, जैसा कि राज्यों के संदर्भ में है, तो उसको 368 के तहत, यानी जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करती है 368 में, उसके तहत उसको संशोधित नहीं किया जाता है। यानी राज्य संबंधी जितने भी विधेयक होंगे उनको किसी साधारण विधेयक की भांति ही आम सहमति से विशेष संसद के बहुमत से उसको पारित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे देश का संविधान जो है वो न तो अधिक कठोर है और न ही लचीला है, यानी नम्यता और अनम्यता का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। अगली विशेषता क्या है? एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था, यानी हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, यानी हमारा जो देश है उसमें कैसी व्यवस्था लागू की गई है? संघीय व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें दोहरी सरकार होती है, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक प्रधान होता है देश का। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है।
तो इस प्रकार की विशेषताएं के साथ हमारा जो संविधान है वो संघीय है, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में, कुछ विशेष परिस्थितियों के अनुसार ये एकात्मकता की ओर झुक जाती है। जैसे कि हम आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में देखते हैं कि जब भी देश पर आपातकाल लागू होता है तो सारी शक्तियां जो है वो संसद के पास चली जाती है और संसद जो है वो प्रधान हो जाता है, यानी उस वक्त राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती है। ये केंद्र की एकात्मकता का झलक दिखला रही है। इसके अलावा राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र के द्वारा होती है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो राज्यपाल जो है राज्य के प्रति उत्तरदायी न होकर के केंद्र के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होता है और केंद्र पे उस राज्यपाल का नियंत्रण ज़्यादा होता है, जो कि कहीं न कहीं केंद्र के एकात्मक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। इसके अलावा भारत में एकल संविधान का होना, यानी केंद्र जो भी चीज़ लागू करेगा वो राज्य को भी मानना पड़ेगा, ये एकात्मकता का परिचायक है। इसके अलावा एकल संविधान है और एकल नागरिकता भी है, ये सब एकात्मकता की झलक दर्शाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो संघीय तो है, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये एकात्मकता की ओर झुक जाती है। तो अगली विशेषता है भारत का संसदीय स्वरूप, यानी भारत में जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, संसदीय प्रणाली है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जैसा कि अमेरिका में है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता है कि वह राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधान होते हैं सरकार के, और वहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। जबकि संसदीय प्रणाली जैसा कि ब्रिटेन में लागू है, उसमें क्या होता है, तो वास्तविक प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति जो होते हैं वहाँ नाम मात्र के प्रधान होते हैं, यानी कार्यपालिका के जो भी काम होते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। और संसदीय प्रणाली की इसके अलावा और कुछ विशेषताएं हैं, जैसा कि एक तो है कि दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। मैं पहले ही बताया हूँ कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। इसके अलावा जो संसद में बहुमत दल होता है उसका सत्ता होता है, यानी वो शासन करती है देश पे। इसके अलावा दोहरी सरकार होती है, यानी केंद्र में अलग सरकार होती है और प्रांतों में अलग सरकारें होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो है वो संसदीय प्रणाली लागू हुई है, जो भारतीय परिवेश के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया है या बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा दोस्तों अगली विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जो कि एकीकृत है और स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहने का अर्थ ये है कि न्यायपालिका पर किसी और का दबाव नहीं चल सकता है, यानी कोई अपना दबाव नहीं डाल सकता है। जैसे कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कामों में दखल नहीं कर सकती है या उन पर दबाव नहीं डाल सकती है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय करती है और ये एकीकृत है। एकीकृत का अर्थात यह है कि एक ही चीज़ से ये रेगुलेट की जाती है, यानी सबसे ऊपर जो है संघीय न्यायालय वो सर्वोच्च न्यायालय है और उसी के द्वारा बाकी जितने भी न्यायालय हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं। यानी संघीय न्यायालय के बाद राज्य में उच्च न्यायालय, फिर उनके अधीन जो होती है अधीनस्थ न्यायालय, ये सब होती हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। दूसरा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारे संविधान का रक्षक है और मौलिक अधिकारों जो कि आम जनता को मिले हुए हैं संविधान के द्वारा उसकी रक्षा करता है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका या फिर विधायिका दोनों से पूर्णतः स्वतंत्र रहे। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हुई भारतीय संविधान की, जो न्यायपालिका स्वतंत्र है और एकीकृत है। तो दोस्तों अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो आर्टिकल 12 से 35 तक भारतीय संविधान में आम नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें मुख्य हैं
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, उसके अलावा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार हमें संविधान के तरफ से मिले हैं। यानी हमें हर एक प्रकार की समता का व्यवहार मिलना चाहिए। उसके बाद हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये सब हमें कहाँ से मिला हुआ है, तो मौलिक अधिकार के द्वारा मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये सबसे मुख्य व्यवस्था है कि भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिनका हनन न सरकार कर सकती है न फिर न्यायपालिका कर सकती है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है तो इसके लिए उसे सबसे प्रथम राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। उसके बावजूद भी न्यायपालिका जो है उस पर समीक्षा कर सकती है कि ये सही था या आपने गलत तरीके से मौलिक अधिकार को कम कर दिया। इसके बाद दोस्तों है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। ये आम नागरिकों के लिए नहीं है, ये सरकारों के लिए है। सरकारों को कहा गया कि आप एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था कीजिए, और इस कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करने में जो सिद्धांत कुछ बनाए गए जो कि भारत को कल्याणकारी राज्य सिद्ध करेंगे, उन्हें ही क्या कहा गया, नीति निर्देशक सिद्धांत। और सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करती है। जैसा कि भारत के संविधान में 36 से 51 तक विभिन्न प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, और सरकार अपने विवेकानुसार विभिन्न योजनाओं में इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करती रही है, जो कि भारतीय परिवेश के हिसाब से उत्तम है। उसके बाद है दोस्तों मौलिक अधिकार। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक अधिकारों को लागू किया गया। हालांकि समिति की सिफारिश पर पूर्व में 10 कर्तव्य ही लागू किए गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके अनुसार भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। यानी जिस प्रकार मौलिक अधिकार आम आदमी का अधिकार है कि ये हमारा अधिकार है ऐसा करना, उसी प्रकार भारतीय संविधान ने कुछ कर्तव्य तय किए गए हैं कि इस अधिकार के साथ साथ आपका कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व बनता है, जो कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी इस प्रकार जितने भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में, उस सब को पालन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। यानी एक ड्यूटी हमारी बन जाती है कि इन सारे मौलिक अधिकारों को हम क्रियान्वित करें, मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वित करें। इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी संविधान के निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश की। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश क्या सब की, उसके बारे में कैसे हम समझते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना या बनना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 में जो है वो समता का अधिकार प्राप्त है, यानी कानून के समक्ष सबको समता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 15 में हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा उल्लेख किया गया है आर्टिकल 15 में। और आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में जितने भी नागरिक होंगे उनको उचित रूप से अवसर दिया जाएगा। यानी किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के हों, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत आर्टिकल 25 में है कि हम अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यानी इसके लिए हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम इस धर्म को माने या उस धर्म को माने। इसके बाद दोस्तों है आर्टिकल 26, जिसमें कहा गया है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के किसी कार्य के प्रबंध के लिए हम स्वतंत्र हैं, सिवाय इसके कि इससे दूसरों का कोई नुकसान न हो या सांप्रदायिक दंगे न फैले। तो इस प्रकार के अधिकार हमें आर्टिकल 26 से मिलते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 27 में कहा गया है कि हम जिस धर्म को मानते हैं या जिस धर्म को नहीं भी मानते हैं, उस धर्म के लिए हमें कर देने पर कोई बाध्य नहीं कर सकता है। यानी किसी प्रकार के धार्मिक कर देने पर हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता है।
आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राज्य के किसी भी सरकारी विद्यालयों में या शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसके आर्टिकल 44 में कहा गया कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया जाएगा और इसको लागू करना है किसका काम, तो सरकार का काम है। और इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी ये सभी प्रावधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सिद्ध करने में सहायक हैं। तो इस प्रकार के जो संविधान की एक विशेषता है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का। इसके बाद है दोस्तों अगली विशेषता एकल नागरिकता, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको केवल भारत का नागरिक बनाया गया है। जैसा कि अमेरिका में प्रावधान है कि अमेरिका के नागरिक जो हैं वो देश के नागरिक तो हैं ही, साथ ही साथ वो जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत की नागरिकता भी उन्हें प्राप्त है, यानी अमेरिका के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। इस प्रकार वो लोग दो योजनाओं का फायदा उठाते हैं या लाभ उठाते हैं, जैसा कि एक केंद्र सरकार से जो योजना आती है और दूसरा प्रांत सरकार से जो योजना आती है। परंतु भारतीय संदर्भ में क्या है कि भारत के लिए केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस प्रकार भारत के लोग केवल देश के नागरिक हैं, बल्कि प्रांतों के नागरिक नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों है आपातकालीन प्रावधान, यानी भारत में जो है वो विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है, यानी जैसा कि बाहरी सशस्त्र विद्रोह के संबंध में आपातकालीन प्रावधान है। उसके बाद राज्यों में या तो जब किसी भी कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो या संवैधानिक तंत्र की विफलता हो तो उसमें जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसको भी आपातकालीन प्रावधान के तौर पर भी कहा गया है। और उसके अलावा देश में वित्तीय आपातकाल का भी प्रावधान है, यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो है वो आपातकालीन प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न विशेषताएं हैं ये हमारे संविधान को विश्व के अन्य संविधानों से ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, ज़्यादा बेहतर सिद्ध करते हैं। इन विशेषताओं के अलावा दोस्तों भारतीय संविधान की कुछ मुद्दों पर आलोचना भी की गई है। जैसा कि हर एक चीज़ में होता है एक पक्ष और विपक्ष, तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान के पक्ष थे इसके अलावा कुछ विपक्ष भी हैं जिनको हम लोग आलोचना कहते हैं। तो इसका सबसे मुख्य आलोचना क्या है कि कहा गया कि ये उधार का संविधान है। उधार का संविधान कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान जो है वो विभिन्न विदेशी स्रोतों से अधिगृहित है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इसी पर जो राजनीति के जानकार हैं, जो संविधान के जानकार हैं, उनका कहना था कि चूंकि ये दूसरे देशों के संविधान से उधारी ली गई प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए ये एक उधार का संविधान कहना उचित है। उसके अलावा कहा गया कि 1935 के जो एक्ट है उसका ये कार्बन कॉपी है, यानी भारतीय संविधान 1935 का जो एक्ट है उसका बिल्कुल कार्बन कॉपी है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है कि 1935 के जो प्रावधान हैं उसके 75 से 80% प्रावधान भारतीय संविधान में लागू किए गए हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी आपको बताते रहे हैं। तो इसी आधार पर कहा गया कि भारतीय संविधान क्या है, 1935 के एक्ट की कार्बन कॉपी है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो आकार है उस पर भी आलोचना की गई है, यानी इसके भीम का आकार पर भी आलोचना की गई है। संविधान के जानकारों का कहना है कि कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो कि अनैतिक हैं या उपयुक्त नहीं हैं, उन्हें भी संविधान में ज़बरदस्ती रखा गया है, जिसकी वजह से इसका आकार बहुत विशाल हो गया है और इस मुद्दे पर उनकी आलोचना की गई है। इसके बाद दोस्तों कहा गया कि ये वकीलों का स्वर्ग है। कहा गया कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। एक संविधान सभा के सदस्य थे HK माहेश्वरी, उनका कहना था कि भारतीय संविधान जो है या भारतीय संविधान का प्रारूप जो है वो लोगों को मुकदमेबाज बनाता है। इससे लोग अदालत की ओर ज़्यादा उन्मुख होंगे और उनमें सत्य और निष्ठा की कमी होगी। इस प्रकार वकीलों के लिए जो है वो काम कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी उनके पास काम बहुत आएंगे और इस प्रकार जो है ये संविधान उनके लिए एक स्वर्ग के समान है।
यानी एच.के. माहेश्वरी का क्या कहना था कि भारतीय संविधान जो है वो वकील का स्वर्ग है। इसके बाद दोस्तों कहा गया कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीयता का विरोधी है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि विदेशी जो संविधान हैं उसके प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। एक संविधान सभा के सदस्य थे के हनुमंतैया, उनका कहना था कि हम लोग वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, जबकि संविधान सभा के जो निर्माता हैं उन्होंने हमें इंग्लिश का बैंड थमा दिया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका जो शिक्षण है वो उसी परिवेश में ही हुआ है, यानी वो अपने परिवेश के भांति भारतीयों को ढालना चाहा है। चूँकि वो अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त किए थे, उनमें से अधिकांश वकील जो थे वो विदेशों से पढ़ के आए थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो विदेशी माध्यमों से हुई थी। इसलिए के हनुमंतैया का कहना था कि जिस प्रकार उनकी शिक्षा हुई है वो भी बिल्कुल भारतीय संविधान को उसी रूप में ढालना चाहा है, जो कि भारतीयता का विरोधी है। तो दोस्तों इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय संविधान की आलोचना की गई है। इस प्रकार हम आज के वीडियो में भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको देखें और उनकी किस किस मुद्दे पर आलोचना की गई उसको भी देखा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट करके हमको बताते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे आगे के वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।